श्रावकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आचार्य देवसेन के द्वारा, इसलिए यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मिश्र बंधुओं द्वारा, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए हैं? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए हैं। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो उत्तर प्रदेश में बिरहा के रूप में, कजरी के रूप में, आलखंड के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है। आलखंड के रूप में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ये आल्हा के रूप में इसका गायन किया जाता है, और श्रावण और भादों के माह में लोग बड़े हर्षोल्लास से, बड़े वीर रस पूर्ण रचना है ये, तो इसका बड़ा आनंद लेते हैं, और ये जगनिक कवि द्वारा लिखा गया परमाल रासो है। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, स्वयंभू का रचना काल निम्नलिखित में से किसके मध्य माना जाता है? स्वयंभू एक आदिकालीन कवि हैं, और ये प्रारंभिक आदिकाल का जो प्रारंभ है उसमें के ये कवि हैं स्वयंभू। रचना काल इनका था वो था 700 से 800 ईस्वी के मध्य। उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद जी को। पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जो कि एक प्रेम ग्रंथ है। प्रेम के ऊपर ये लिखा गया एक महाकाव्य है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? सुंदर दास नहीं थे, ये इसका राइट आंसर है। परमानंद दास भी थे, कुंभन दास भी थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे, गोविंद स्वामी थे, नंददास थे, छीत स्वामी थे, और चतुर्भुज दास थे। ये अष्टछाप के कवि थे। नौवां प्रश्न है, सूर सागर निम्नलिखित से किसकी रचना है? सूर सागर सूरदास जी की रचना है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। कि हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन हैं? क्या स्वामी हरिदास हैं, स्वामी हित हरिवंश हैं, निम्बकाचार्य हैं, या महाप्रभु चैतन्य हैं? तो ये हरिदासी सखी संप्रदाय जो था, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे स्वामी हरिदास। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीति काल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है? तो रीति काल का जो समय था वो 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जसचंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जसचंद्रिका और जहांगीर जो रचना है वो है केशव देव जी की, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 13वें प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि है? तो एक तो रीति सिद्ध कवि थे और दूसरे रीति मुक्त कवि थे। जो रीति मुक्त धारा कवि हैं वो हैं आलम। अगला प्रश्न दिया है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो रचना ग्रंथ है वो है दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। कि निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि गंग जी थे। अगला है 16वां प्रश्न के निम्नलिखित में से रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास जी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विध्यो, आगे कौन हवाल। उपरोक्त दोहे में निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा ये दोहा लिखा गया है? तो ये कवि जो थे वो थे बिहारी लाल जी, और बिहारी लाल जी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राव रे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है घनानंद जी द्वारा, और घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे। श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? तो श्री संप्रदाय की स्थापना जो की थी रामानुजाचार्य ने की थी। कबीर का वाणी संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कवि का वाणी संग्रह इनमें से बीजक नाम से जाना जाता है, जिसमें साखी,
सबद और रमैनी के नाम से ये रचनाएं उसमें लिखी हैं। इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी, यानी कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, जिसको हम सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि कबीर जो थे वो एक साधु थे, तो ये जहाँ जाते थे वहीं की भाषा का समावेश अपनी रचनाओं में कर देते थे, इसलिए इनकी जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से जानी जाती थी। 21वां प्रश्न, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 भेद यानी कि 4 विभाग हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग में कौन कौन से हैं? पहला है नफ्स, नफ्स को कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय भी कहते हैं। दूसरा इनका था रूह, रूह मतलब आत्मा या चित्त। तीसरा था कल्ब, कल्ब कल्ब के नाम से जाना जाता था, जिसको हृदय बोलते हैं। और चौथा था अक्ल, अक्ल का संबंध बुद्धि से है। ये सूफी साधना के 4 मुख्य विभाग माने गए थे। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? यानी कि खड़ी बोली का जो उपयोग उर्दू काव्य रचना में रसा नाम से कौन सा कवि करता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खड़ी बोली में जो उर्दू में रचना करते थे वो रसा नाम से करते थे। लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लल्लू लाल द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो है प्रेम सागर। हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड का जो अर्थ होता है वो होता है समाचार सूर्य, समाचार सूर्य या बिना दांत का बाल सूर्य, यानी कि बिना दांत वाला बाल सूर्य, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उदंत मार्तंड का। और इसका प्रशासन 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो उदंत मार्तंड है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है? देखिए, एक तो प्रसिद्ध उपन्यास है और एक है कि प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध कौन है, यानी कि प्रथम उपन्यास। 2 शब्द हैं यहाँ पे, एक तो प्रथम उपन्यास कौन है हिंदी का, और दूसरा प्रसिद्ध प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध कौन है, यानी कि रूप में प्रसिद्ध कौन है। तो प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो है भागवती, और ये भागवती श्रद्धा राम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया था, और ये 1887 ईस्वी में लिखा गया था। जबकि यदि हम प्रथम उपन्यास की बात करें तो वो हिंदी का प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था। जो कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1882 में, और ये जो भागवती था ये आया था 1887 ईस्वी में, जो कि श्रद्धा राम फिल्लोरी द्वारा लिखा गया था। तो ये परीक्षा गुरु 1882 में और भागवती 1887 में। कहने का मतलब ये है कि यदि पहला उपन्यास कहा जाए तो वो परीक्षा गुरु ही है, जबकि कहा जाए कि प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध कौन है तो वो है भागवती, और इसके जो लेखक हैं वो है श्रद्धा राम फिल्लोरी। के भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के पयार शब्द का प्रयोग हुआ है? ये पयार शब्द बंगला के किस उसमें रचना में प्रयोग हुआ है? तो ये है प्रात समीरन, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रात समीरन में इस पयार शब्द का प्रयोग किया गया है। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास, और ये प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर एक वाणी के डिक्टेटर हैं। शांत रस निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रधान रस माना गया है? तो शांत रस जो था वो रामचरितमानस का प्रधान ग्रंथ माना गया था, और इसके रचयिता थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, जबकि रामायण की रचना की है वाल्मीकि जी ने, यानी कि रामायण वाल्मीकि जी ने रची है और रामचरितमानस तुलसीदास ने जी है। रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी हुई एक महान ग्रंथ है। आर्य समाज की स्थापना किस सन में
की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना ये की गई थी 1875 ईस्वी में। 20 का राइट आंसर है। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में स्थापना हुई थी आर्य समाज की। समझदार की मौत है निम्नलिखित में से किसका निबंध है? समझदार की मौत है, तो ये निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी का, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र ने ये निबंध लिखा हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। 1893 यानी कि बी नंबर का इसका राइट आंसर है। और ये काशी जो कि तत्कालीन वाराणसी के नाम से जाना जाता है, ये काशी में हुई थी। और क्वींस कॉलेज के 9वीं के 3 छात्र थे। 9वीं के 3 छात्र थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। पहले थे श्याम सुंदर दास, दूसरे पंडित राम नारायण मिश्र और तीसरे थे बाबू राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ये तीसरे। ये तीनों छात्र जो कि कक्षा 9वीं में पढ़ते थे, तभी इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। 33वां है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला है? तो इन्होंने संभाला था 1903 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर है। 34वें प्रश्न में है कि उसने कहा था निम्नलिखित में से किसकी रचना है? उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मुकुटधर पांडे। कि त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? तो ये जो त्रिधारा और मुकुल जो कविता संग्रह हैं, ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। प्रेम पथिक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा जी की रचना का चयन करना है। गुंजन, साकेत, उत्तरा और यामा, इनमें महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसमें यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। ये गुंजन और ये उत्तरा, ये दोनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। ये सुमित्रानंदन पंत जी की है रचना। और जो साकेत रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है साकेत। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, यानी कि इसको उसके क्रम में बताया गया है कि कब कौन सी रचना हुई है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हरवंश राय जी की, यानी कि हरवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उनकी ये रचनाएं हैं। तो इनके क्रम के अनुसार के यानी कौन सी रचना कब लिखी गई है? तो सबसे पहले जो क्रम इसका है वो सी नंबर का बिल्कुल सही है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये इसका क्रम है जो कि हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सेवा सदन। सेवा सदन मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रेमचंद जी का पहला प्रसिद्ध उपन्यास है। इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? तो इंद्रजाल में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से किसने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो ये माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि निबंध कहा जाता है? तो अशोक के फूल जो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर है। और स्थान है इसका लंदन, यानी कि इसका जो अधिवेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था। और इसके प्रणेता जो थे वो थे सज्जाद जहीर खान। सज्जाद जहीर खान इसके प्रणेता थे प्रगतिशील लेखक संघ के। प्रथम तार सप्तक में से निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं था? तो इसमें जो कवि नहीं थे वो शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। रामविलास शर्मा भी थे, नेमीचंद्र जैन भी थे, अगेय भी थे, और इसके बाद मुक्तिबोध भी थे, भारत भूषण थे, गिरजा कुमार माथुर थे, प्रभाकर माचवे थे। लहरों के राजहंस निम्नलिखित में से क्या है? क्या उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है एक नाटक। लहरों के राजहंस एक नाटक
नाटक है और ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है और इसके लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कलम का सिपाही अमृत राय की प्रसिद्ध रचना है और ये प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या बताई है 49। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है? भरत मुनि। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। निम्नलिखित में से श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद और इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य काव्य के यहाँ पर 2 भेद होते हैं, बी इसका राइट आंसर है। वो 2 भेद होते कौन से हैं? एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य, यानी कि प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। ये 2 मुक्तक काव्य, ये 2 श्रव्य काव्य के भेद होते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? क्या आचार्य मम्मट है, भोज है, आचार्य आनंदवर्धन है? तो इसका राइट आंसर है डी, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं। कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, बी इसका राइट आंसर है। 3 होते हैं इसके, एक तो होता है अभिधा, शब्द शक्ति के भेद जो हैं वो 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 54वां प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए हैं। 3 भेद कौन से बताए हैं? एक भेद बताया है उत्तम काव्य, दूसरा भेद बताया है मध्यम काव्य और तीसरा बताया है अधम काव्य। ये आचार्य मम्मट ने काव्य के भेद बताए हैं 3। 55वां प्रश्न है कि संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया गया है? तो संसार के समस्त भाषाओं का जो विभाजन किया गया है वो 12 परिवारों में किया गया है। अब 12 परिवार कौन कौन से हैं? एक तो है भारूपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा चीनी, सेमिटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्टाइक, बांटू, अमेरिका यानी कि रेड इंडियन, और काकेशा, सूडानी और बुशमैन। इस प्रकार से ये 12 परिवारों में संसार की समस्त भाषाओं को बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें ला पार्श्विक व्यंजन होता है। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद बताए गए हैं? तो उच्चारण के अनुसार जीव की स्थिति के अनुसार जो स्वरों के भेद बताए गए हैं वे बताए गए हैं 3। और वो 3 स्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है अग्र स्वर, इसमें आता है ई और बड़ी ई और ए और आई, ये आते हैं अग्र स्वर के भाग में। दूसरे नंबर पर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या आता है? मध्य स्वर में आता है केवल और केवल छोटा आ। इसके बाद आता है पश्च स्वर, तीसरा वाला है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं बड़ा आ, इसके बाद है उ रेर और ओ आउ। बड़ा आ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ओ आउ, ओ और आउ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो उच्चारण के समय जो जीव की स्थिति है उसके अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है कि उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारणोपयोगी यानी कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 7 भेद होते हैं और वे 7 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है ओष्ठ, जो कि सभी जानते हैं, ओष्ठ और कंठ, मूर्धा ये सभी हैं। तो पहला है ओष्ठ, दूसरा है कंठ, तीसरा है दंत और चौथा है वर्त्स्य, है ना, ये होता है। और 5वां है तालब और 6वां है मूर्धन और 7वां है स्वरयंत्र मुखी। ये 7 भेद बताए गए हैं उच्चारण उपयोगी अवयवों के, यानी कि व्यंजनों के जो भेद बताए गए हैं उच्चारण की दृष्टि से वो 7 बताए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्थान है? पूर्वी बोलियों में, तो पूर्वी बोलियों में सबसे ज्यादा जो मुख्य स्थान है वो है अवधी भाषा का, अवधि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है। 60वें प्रश्न में दिया है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो 7वीं 8वीं ईस्वी में हुआ था, यानी कि जो 7वीं और 8वीं सती एवं ईस्वी है उसमें हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। चलिए 61वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सन 1947 में देवनागरी लिपि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो ये इसका बी राइट आंसर है, आचार्य नरेंद्र देव, उसके नाम से भी चली थी आचार्य नरेंद्र देव समिति। तो ये सन 1947 में समिति बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? तो ये धारा 343 है जो संविधान में हमें राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है हिंदी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 63वां, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यह कवियत्री, क्या ऐसा लिखा जाता? नहीं लिखा जाता है। कवियत्री, क्या ऐसा लिखा जाता? नहीं लिखा जाता। कवियत्री ऐसा लिखा जाता है। ये देखिए दोनों एक जैसे थोड़ा लिख गए हैं, तो ये जो कवियत्री है वो ये दोनों सही है। इसमें ये दोनों मान लिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें दोनों ये सही है। कवित्री ऐसा भी लिखा जाता है, कवित्री, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लिखे हैं तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो ये कवित्री गलत है, ये कवित्री गलत है, तो इसका सी और डी दोनों उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। ज्योत्सना नहीं लिखा जाता, ज्योत्सना यस ऐसा लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा नहीं लिखा जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, और ज्योत्सना का जो अर्थ होता है वो होता है चांद का प्रकाश, यानी कि चांदनी। ज्योत्सना को हम चांदनी कहते हैं, यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश आता है उसको हम ज्योत्सना बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न है कि पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुस्तक, तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग का उदाहरण है। यहाँ पर एक हिंदी शब्द और लिखना था, हिंदी में ये पुस्तक शब्द किसका उदाहरण है? तो ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? भाषा विज्ञान के 4 मुख्य अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर का है ध्वनि, जिसे हम बोलते हैं स्वन। ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसको हम बोलते हैं स्वन, यानी कि ध्वनि विज्ञान। ये पहला हो गया ध्वनि विज्ञान। दूसरे नंबर का है रूप विज्ञान। ये जो भाषा विज्ञान के जो अंग हैं वो 4 हैं। दूसरा है रूप विज्ञान, रूप विज्ञान। और तीसरे नंबर का है वाक्य विज्ञान, और चौथे नंबर का है अर्थ विज्ञान। ये 4 भाषा विज्ञान के मुख्य अंग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? बुद्धि, फूल, माला, इलाहाबाद। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इलाहाबाद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के अनुसार होता है? तो ये कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो है कर्ता ने। अब कर्ता, इनके कर्ता के जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? जैसे हम कहें कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसमें द्वारा भी होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की है, का की रे री रे, इस प्रकार से, और अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे हो। तो इस प्रकार के शब्द यहाँ पर कर्ता कारक में होते हैं। जो कारक कितने होते हैं? तो कारक होते हैं 8 प्रकार के, है ना। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।
तो 8 कारक होते हैं। तो कर्ता ने, अब इसको एक बार पढ़ देते हैं कैसे। इसको एक बार अगर याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और किसी न किसी परीक्षा में कर इससे प्रश्न आते ही हैं कारक से, तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये याद हो जाएगा। जैसे हम एक बार बोलते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के री और रा री रे अधिकरण में पर संपोधन हे हो अरे। ये इसका जो अगर थोड़ी देर में आप 1-2 बार पढ़ेंगे इसको तो अपने आप ही याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो उनके 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होते हैं जो, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय कि पवित्र का निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद है। तो पवित्र का संधि विच्छेद है पोधन इत्र, यानी कि सी नंबर इसका राइट है। और ये अयादि संधि है, ये अयादि संधि यानी कि स्वर संधि का एक भेद है अयादि संधि। तो पोधन इत्र अयादि संधि का एक उदाहरण है। 71वां प्रश्न है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा उत्धन ज्वल, और ये एक व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण है उज्ज्वल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 72वां प्रश्न में दिया है कि त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में द्विगु समास है, क्योंकि प्रथम शब्द यहाँ पर संख्यावाची है और जिस शब्द का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है और दोनों शब्द एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि द्वंद्वी होते हैं। बहुव्रीहि में एक अन्य अर्थ हो जाता है, अवयव में प्रथम पद अवयव होता है। निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है रतिनाथ, रति प्रिया यानी कि रति के स्वामी रतिनाथ। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण 2 दिए हैं बहुव्रीहि के, क्योंकि बहुव्रीहि में भी भाग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समानाधिकरण बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहा जाता है नास्तिक। कि अपने समान ही संगत रखना के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, यानी कि अपने समान ही संगत रखना, ये इसका एक ये लोकोक्ति है। देखिए मुहावरा और लोकोक्ति में थोड़ा अंतर होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो किसी न किसी वाक्य के साथ प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में ही पूर्ण होती है। ये अकेले प्रयोग भी हो जाती है क्योंकि ये अपना पूर्ण अर्थ देती है, जबकि मुहावरा का अपने आप में पूरा अर्थ नहीं होता, ये किसी न किसी वाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो है लोकोक्ति है कि अपने समान ही संगत रखना का किस रूप में प्रयोग है। तो जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका जी राइट आंसर है कि अपने समान ही संगत रखना। 73वें प्रश्न में धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये निम्नलिखित में से उपयुक्त का चयन कीजिए, यानी कि इसमें जो इसका एक जैसा अर्थ दे रहा हो उसका प्रयोग करना है। तो इसका भी ए राइट आंसर है कि किसी का विश्वास पात्र ना होना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो किसी का विश्वास पात्र नहीं होता है, उसके लिए प्रयोग की जाती है कहावत। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ये रस चैप्टर से संबंधित है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसों के राजा को श्रृंगार रस कहा जाता है, यानी कि जो रसों का राजा है वो श्रृंगार रस है, इसलिए उसको रसराज की संज्ञा दी गई है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली है ब्रज भाषा। के जनु मानो और मनु मानो, यानी कि जनु जानो, यहाँ पर जानो लिख गया, जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार से होता है। तो जनु जानो मनु मानो जानहु मानहु ज्यों निश्चय, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। 82वां प्रश्न है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो जो अवधि भाषा है वो पूर्वी हिंदी की एक मुख्य उपभाषा है।
83वें प्रश्न में संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। वैसे अगर आपको परीक्षा में आता तो 33 ही लिखना है, जबकि 2 और ऐड हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सटपटाहट जोड़ दिया है और कवि देव ने जो जोड़ा है वो एक और जोड़ दिया है, हर्ष। तो इस प्रकार से 35 हो गए हैं, लेकिन आपको 33 ही मानकर चलना है, यानी कि संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 ही मानी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 84वां प्रश्न, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाच्य में आता है? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो यह है कर्तृवाच्य का, यानी कि कर्तृवाच्य का ये उदाहरण है। 85वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्य का शत्रु किसे माना जाता है? तो सूर्य का शत्रु राहु को माना जाता है। 86वां प्रश्न है कि चारपाई पर चाचा जी बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो ये है, जैसे भी बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, में पे पर, ये अधिकरण कारक होता है, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। जो चारपाई शब्द है, यानी कि चारपाई पर, तो में पे पर ये आता है अधिकरण में, तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास शब्द किस माह का पर्यायवाची है? यानी कि पर्याय किस माह को कहा गया है? मधुमास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, माघ मास को, यानी कि माघ को मधुमास कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 88वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? यहाँ पे कुछ युग्म दिए हैं, कुछ जोड़े दिए हैं, जिनमें से एक युग्म समानार्थी का है। बाकी देखते हैं। लाभ हानि विपरीतार्थक है, जीवन मरण विपरीतार्थक है, यश अपयश विपरीतार्थक है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई बंधु, भाई बंधु समानार्थी शब्द है, जिसको भाई कहते हैं वही बंधु है, जो बंधु है वही भाई है। यहाँ पर सब ये विपरीत अर्थ दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों समान अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89वां प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण निम्न में से किसके संयोग से बनता है? तो ये बनता है आधा जा और या, ये जा और या इन दोनों के योग से बनता है ज्ञा। वैसे इसका शुद्ध जो पढ़ते हैं वो जिया पढ़ते हैं, जिया, जिया बोलते हैं इसको, लेकिन ज्ञा ज्ञा कह देते हैं, इसलिए तो जा और या से ये मिलकर के बनता है। ये एक संयुक्त वर्ण है, यह संयुक्त व्यंजन है। चलिए 90वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सूर्योदय में कौन पक्षी प्रसन्न होता है? तो सूर्योदय में चक्रवाक जो पक्षी होता है वो अत्यंत प्रसन्न होता है। प्रचेता आपके उज्ज्वल, उज्ज्वल देखना यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न में सही लिखा है, प्रश्न सही लिखा है हमने, लेकिन उज्ज्वल पे ही प्रश्न है। उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है, इस वाक्य में जो उज्ज्वल शब्द है उसकी शुद्ध वर्तनी लिखने हैं। तो उज्ज्वल आप हमेशा, ये इस टाइप के 10-20 शब्द हैं जो कि इस प्रकार के हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उज्ज्वल में दोनों जा आधे होते हैं, यानी कि स्वर रहित दोनों जा होते हैं, और बाकी के योज्जल सभी गलत है। व्याकरण के नियमों से बंधी भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा। छंद मुक्त एवं कविता के गुणों पर आधारित रचना को क्या कहते हैं? देखो, छंदों से मुक्त होती है लेकिन कविता के गुण होते हैं उसमें, तो वो रचना कौन कहता थी? गद्य कहती? नहीं, गद्य तो नहीं कहती, गद्य में तो कविता के गुण ही नहीं होते। छंदबद्ध काव्य तो छंद से मुक्त है, तो ये छंद मुक्त ये तो है ही नहीं है, ये दोनों है ही नहीं है, क्योंकि गद्य तो छंद से मुक्त तो होता है लेकिन कविता के गुण नहीं होते। छंदबद्ध है तो यहाँ पे छंद मुक्त दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है। गीत तो कविता भी होता है और छंद भी होते हैं गीत में, तो ये भी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी में, यानी कि गद्य गीत को हम छंदों से मुक्त रचना बोलते हैं, लेकिन उसमें कविता के गुण होते हैं जो आज की नई कविता के रूप में मानी जाती है, तो उसे हम गद्य गीत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लिखते समय जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है त्रुटि चिन्ह का प्रयोग, और ये चिन्ह ऐसा बनता है, इसको हंसपद भी बोलते हैं। जब कोई जैसे लाइन लिखते लिखते छूट जाए, तो यहाँ से जैसे हमने लिख दिया कि लिखते जब
अब यहाँ समय छूट गया तो इसको ऐसा चिन्ह लगा के ऊपर इसके समय लिख दिया जाता है। तो ये चिन्ह का मतलब है कि ये त्रुटि चिन्ह, यहाँ पे त्रुटि हो गई थी, वो ऊपर लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होता है त्रुटि चिन्ह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95वां प्रश्न है कि 95वां प्रश्न है कि मिट्टी के मूल होना का अर्थ क्या है। मिट्टी के मूल होना, ये एक मुहावरा है, मिट्टी के मूल होना, मिट्टी का मूल होना। तो इसका अर्थ क्या है? तो ये तो बहुत सस्ता होना, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में पैदा होना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत सस्ता हो जाना। जब बहुत सस्ता होगा तो कहते नहीं आदमी के मिट्टी के मूल बिक गए, वो तो चीज़ मिट्टी के मूल मिल रही है ना। तो मिट्टी का मूल का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न है, चतुरंगिणी का क्या अर्थ है? क्या 4 रंगों वाली, क्या 4 अंगों वाली, क्या 4 भुजाओं वाली? नहीं, हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त सेना के लिए ये किया गया है। युद्ध में जब सेनाएं चलती थीं तो किसी किसी के पास चतुरंगिणी सेना होती थी। अक्सर लोगों के पास, राजा महाराजा जो होते थे उनके पास चतुरंगी सेना होती थी, जिसमें हाथी सवार भी होते थे, घोड़े भी होते थे, पैदल चलने वाली भी थे और रथ पर सवार रथी भी हुआ करते थे। तो उसे हम चतुरंगिणी सेना बोलते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 97वें प्रश्न में दिया गया है कि मिठाई में मक्खी लगी है, यानी कि मिठाई में मक्खी है। तो इसमें देखिए में, पर, पे ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 98वां कि सद्गुण में समास कौन सा है? तो सद्गुण में समास है कर्मधारय समास। सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पहला शब्द विशेषण होता है। कर्मधारय की विशेषता होती है कि पहला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष होता है। अब विशेष और विशेषण तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है। दूसरा शब्द विशेषण होता है और पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष होता है। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाए, और विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो सद्गुण, तो गुण की यहाँ पर विशेषता बताई जा रहा है कि वो सद है, यानी कि सज्जन है, सही गुण है। तो इस गुण की विशेषता है कि वो सही है, इसलिए पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है और वो होता है कर्मधारय समास में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 99वां, और 99वें प्रश्न में दिया है हर्षातिरेक में संधि कौन सी है? तो हर्षातिरेक में संधि है यहाँ पर दीर्घ संधि। हर्षा, हर्ष, धन, अतिरेक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब ये दीर्घ कैसे बन गई? यहाँ से हम लेते हैं किसको, यानी कि इस सा में से हमने आ अलग किया, क्योंकि इसमें हर्ष, हर्ष, रा तो स्वर रहे थे और सा का हमने आ निकाल लिया, तो और यहाँ से ये आ ले लिया और दोनों मिलकर के बड़ा आ बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गए, यानी कि सवर्णा हो गए। ये सवर्ण मतलब एक ही समान वर्ण जब मिलकर के दीर्घ वर्ण बन जाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। कि अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अतीन्द्र में क्या अति है, क्या अत है, क्या अति है, क्या अत है? कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो इसका जो उपसर्ग है वो है बी, अत। अत उपसर्ग से अतीन्द्रिय, क्योंकि इंद्रिय में अत लगाने से अतीन्द्रिय बन गया, इंद्रिय में अत लगाने से अतीन्द्रिय बन गया, इसलिए यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है अत उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में तद्धित प्रत्यय कितने हैं? तो हिंदी में तद्धित प्रत्यय 9 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102वां प्रश्न है, सिर से पैर तक एक ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि जो सिर से पैर तक हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या चरणांतक कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या शीर्षांतक कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या शीर्ष चरणांतक कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे? आपाद मस्तक कहेंगे इसको, इसलिए इसका सिर से पैर तक को हम आपाद मस्तक कहते हैं और डी इसका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न है 103। निरर्थक शब्दों के प्रयोग पर आधारित उदाहरण कौन सा है? साथ साथ, जी नहीं, ये तो है ही नहीं है। अनाप शनाप, जी हाँ बिल्कुल सही है। अनाप शनाप, अनाप में शनाप जो है वो है निरर्थक शब्दों से आधारित उदाहरण है। साथ ही साथ, ये भी नहीं है। आलाप विलाप, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर का अनाप शनाप। चलिए 104वां प्रश्न है कि निम्न में से उपयुक्त शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द चयन जो युग्म है उसमें उपयुक्त हो वो उसको चयन कीजिए। तो माला वाला निरर्थक शब्द लगा हुआ है, काला वाला निरर्थक शब्द लगा हुआ है, जय विजय विलोम शब्द लगा हुआ है, लंबा चौड़ा ये बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त शब्द युग्म लंबा चौड़ा ये है, क्योंकि इसमें विपरीत अर्थ हो रहा है। ये लंबा चौड़ा, ये ज्यादातर आम भाषा में इसको बोलते हैं लंबा चौड़ा है। तो ये बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105वां प्रश्न है कि अशुद्धि का चयन कीजिए। आकाश में पक्षीगण उड़ रहे हैं, ये एक वाक्य दिया गया है कि आकाश में पक्षीगण उड़ रहे हैं। इसमें इस वाक्य में गलती कहाँ पे है? क्या आकाश में इसमें गलती है, पक्षीगण में गलती है, उड़ में गलती है, या रहे थे में गलती है? यानी कि आकाश में पक्षीगण उड़ रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये गण नहीं आएगा, यानी कि बी राइट आंसर है। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, आकाश में पक्षीगण नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि पक्षी गण नहीं होते हैं। तो आकाश में सीधा लिखेंगे आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, आकाश में पक्षीगण उड़ नहीं रहे थे, यानी कि आकाश में पक्षीगण नहीं कहेंगे, आकाश में सिर्फ पक्षी कहेंगे कि पक्षी उड़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 106वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द जलज का अर्थ देता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो जलज का अर्थ देता है? तो जलज, पंकज, नीरज, जलज, सरोज, समझ गए होंगे आप। इसका है कमल, कमल का पर्यायवाची है जलज। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध रूप क्या है? क्या 99 ऐसा लिखा जाता है, 99 ऐसा लिखा जाता है, 99 ऐसा लिखा जाता है? जी नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से डी सही है, 99 ऐसा लिखा जाता है। तो